ये 5-10 मिनट क्लास ऊपर हो जाएगी उसकी टाइम की। बेटा चैप्टर 2 शुरू करना है आज हम लोग। आज चैप्टर 1 का टेस्ट कब था वाला? कल इंशाल्लाह। बेटा तो देखिएगा ऑनरशिप ऑफ बिजनेस, यानी कि कारोबार का तो हमें पता चल गया कि कोई भी एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं वो कारोबार कहलाती है, लेकिन उस कारोबार का कोई ना कोई मालिक भी तो होता है। अब हमने ये देखना कि किसी भी किस तरह का कारोबार हो सकता है और उस कारोबार के किस तरह के मालिक हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब मेरे बच्चे देखें, अगर हम मालिकों की बात करें, बड़ी सादी सी बात है। अगर ऐसा कारोबार जो कंपनी ना हो, देखो कंपनी मैंने शायद पहले भी आपको बताया था, कंपनी एक बंदे की भी हो सकती है, 100 बंदों की भी हो सकती है, हजारों लाखों की भी हो सकती है, लेकिन कंपनी कंपनी ही बोलेंगे उसको, चाहे वो एक बंदे की हो चाहे हजारों लोगों की हो। लेकिन मेरे बच्चे जो कंपनी नहीं है उसके अलावा कारोबार दो तरह के हो सकते हैं। या तो कारोबार होगा मेरे बच्चे सोल ट्रेडर का, और ये कंपनी नहीं होती, याद रखना, सोल ट्रेडर कभी भी कंपनी नहीं होता। और अगर वही सोल ट्रेडर अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा ले तो फिर वो सोल ट्रेडर नहीं रहता, वो क्या बन जाता है, वो कंपनी बन जाती है। तो सोल ट्रेडर को कभी कंपनी नहीं बोलना और कंपनी को कभी सोल ट्रेडर नहीं बोलना, चाहे मालिक एक हो उसका। तो ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक हो उसके लफ्ज क्या बोला करेंगे? सोल ट्रेडर। और अगर मालिकों की तादाद बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो, मालिकों की तादाद बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो, तो मेरे बच्चे वो हमेशा पार्टनरशिप कहलाती है। दो या दो से ज्यादा मालिक हो और वो कंपनी ना हो, तो मेरे बच्चे उसको कभी भी आप सोल ट्रेडर नहीं बोल सकते। उसमें क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ये पार्टनरशिप। और सोल ट्रेडर की एक और बात याद रखिए कि अगर ऐसा हमने डिस्कस किया है, ऐसा कारोबार जिसका सिंगल ऑनर एक मालिक हो, तो मेरे बच्चे इसके लफ्ज क्या बोलेंगे? सोल ट्रेडर। और मालिक एक हो इसका मतलब ये नहीं कि उस वहां पे उसके साथ कोई लोग काम नहीं कर रहे, लोग काम कर रहे होंगे मेरे बच्चे उसके साथ, लेकिन मालिक कितने? मालिक एक है। सारे फायदे नुकसान का मालिक कौन है? मिस्टर ए। मान लो कोई मिस्टर ए है, ये सब नफे नुकसान का ये मालिक, इसके साथ 20 लोग भी काम कर रहे हैं, 20 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे ये क्या कहलाएगा? ये एंटरप्रेन्योर कहलाएगा। यानी कि ऐसी ऐसा ऐसा बिजनेस जिसका सिंगल ऑनर हो, उसके साथ हो सकता है एम्प्लॉय काम कर रहे हो या ना कर रहे हो, उससे कोई लेने देना नहीं। एम्प्लॉय हो भी सकते हैं, हो सकता है एम्प्लॉय ना हो। तो मेरे बच्चे ऐसा कारोबार जिसका सिंगल ऑनर हो, हमेशा लफ्ज क्या बोला करेंगे? सोल ट्रेडर। और वो डेफिनेटली कंपनी ना हो, कंपनी ना हो। इसी तरह अगर मालिकों की तादाद बढ़ जाए, मालिक मिस्टर ए ने अपने साथ मिस्टर बी को भी मालिक बना लिया, तो मेरे बच्चे ये कभी भी अब सोल ट्रेडर नहीं रहेगा। अब ये क्या बनेगा? अब ये पार्टनरशिप बन जाएगा। और पार्टनरशिप की निशानी क्या होती है? मालिकों की तादाद एक से ज्यादा होती है। अब पढ़ेंगे आगे जाके, इसकी मैक्सिमम लिमिट भी होती है, लेकिन बहरहाल फिलहाल एक से ज्यादा मालिक हो और कंपनी ना हो, तो इसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे? पार्टनरशिप। और मेरे बच्चे फिर तीसरा आ जाता है कंपनी। तो कंपनी ही होती है, चाहे वो एक बंदे की हो चाहे वो सैकड़ों हजारों लोगों की हो। तो कंपनी को कभी भी सोल ट्रेडर नहीं बोलते, कंपनी को कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोलते, और ना ही इनको कंपनी बोलते हैं। याद रखोगे इस बात में? ले बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, ये इन्होंने आज डाइस पता नहीं जिस तरीके से रखनी है, नहीं वो सारी तारें निकल जानी, सतिया ना दो ले रहे हैं। ले बेटा, बिजनेस को ऑर्गेनाइज करना। अगर सोचिएगा, अज्यूम कर लो कि आप यही जो कॉलेज जिसमें बैठे हो, ये कारोबार है कि नहीं? ये कारोबार है। अब ये कारोबार खोलने जा रहे हो, आप भी किसी एक का कॉलेज खोलने जा रहे हो, तो मुझे बताएं कि क्या ये सारा कुछ आप आके यहाँ पे ऐसे करके किया होगा? ये बन गया होगा? है ये आप लोग भी यहाँ पे आगे होंगे चुटकी से, है ये सारे एसी शेसी सब कुछ लग गया, सारे डिपार्टमेंट्स बन गए, खुद ब खुद ही मार्केटिंग शुरू हो गई, सारा कुछ स्टार्ट। या सबसे पहले आपने सोचा होगा मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं एक स्कूल कॉलेज खोलने जा रहा हूँ। फिर आपने सोचा होगा स्कूल कॉलेज में काम कौन कौन से होते हैं। आपने देखा होगा कि वहां पे सबसे पहले तो जब कोई बच्चा, मान लो कि ये एक बिल्डिंग है उस स्कूल कॉलेज की, तो ये दरवाजा लगा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले जब बच्चा एंटर हुआ तो उस बच्चे ने सबसे पहले उसका वास्ता किससे पढ़ना है? एडमिशन वालों से। इसके मतलब एक एडमिशन ऑफिस होना चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और फिर मेरे बच्चे खाली यही नहीं कि जब ये बच्चा एडमिशन करवा देगा तो पैसे भी तो देके जाएगा, अब पैसे भी तो संभालने हैं, उसकी एंट्री करनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई अकाउंट्स वाले भी बैठे होने चाहिए, कोई अकाउंट्स के कुछ मामला भी होने चाहिए। फिर जब कारोबार करना है तो बगैर मार्केटिंग के कारोबार थोड़ी होगा। तो चलिए मार्केटिंग से पहले अब ये सारे काम करने के लिए आपने कुछ लोग रखने हैं, और लोग रखने, उनको ट्रेन करने के लिए भी कुछ हमें कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसका नाम होगा HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले। ये भी एक कोई डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। अब जब लोग आगे तो बगैर मार्केटिंग के कारोबार नहीं चलेगा, तो कोई ना कोई मार्केटिंग के लिए लोग बैठे हैं। भाई कॉलेज है, उसमें बड़े सारे एडमिन मामला होंगे, हैं? तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ लोग होने चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम एक एडमिन डिपार्टमेंट भी बना देंगे, हैं? तो इसके लिए मान लो कि इसी तरह कोई फैकल्टी वाला, क्योंकि फैकल्टी के बगैर भी काम नहीं चलेगा, तो फैकल्टी का तो सबसे पहले आपने कुछ इस तरह सोचा हो। अब जब ये सारा कुछ सोच लिया होगा स्ट्रक्चर,
तो आपने ये बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बना के आपने इस तरह के अभी डिपार्टमेंट्स बना दी। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद फिर आपने क्या किया होगा, सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट को हायर किया होगा, है जो लोग यहाँ पे एचआर के लिए आपके लिए काम करेंगे। और फिर इन लोगों ने क्या किया होगा, इन इन डिपार्टमेंट्स के लिए मुनासिब लोगों का इंतखाब किया होगा और इनको लाके बैठा दिया, और इस तरह फिर क्या किया, आपने एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को ऑर्गेनाइज कर। बिजनेस ऐसे नहीं चलते मेरे बच्चे कि आप पैसा लाके यहाँ पे रख दें और वो पैसा खुद से पैसा कमाना शुरू कर देगा, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा, उससे एक बिजनेस स्टार्ट करो और उस बिजनेस को ऑर्गेनाइज भी करो। तो मेरे बच्चे बिजनेस को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, जैसे अगर आपको ये लग रहा है तो मेरे बच्चे अजीम कर लो, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, हर एक बंदे को अपनी जिम्मेदारियों को पता है, हर एक बंदे को ये पता है कि मेरा कौन बॉस है, मेरा कौन सबॉर्डिनेट है, एक पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जैसे घरों के अंदर एक कुदरती तौर पर ऑर्गेनाइजेशन बनी होती है सोशल, लेकिन है तो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइज होता है वहां पे। है दादाजी बैठे हुए हैं, क्या मजाल, अब्बा जी को कुछ कहते हैं और अब्बा जी इनकार करते हैं, वही अब्बा जी सारा दिन हमें फैंडा लगा के रखते हैं, दादाजी सबके सामने चुप है। भाई एक तो वहां पे अथॉरिटीज, हर एक को बंदा है मैं किसको जवाब दे है। कभी आप अब्बा जी को कहें, अब्बा जी बताएं किधर से आ रहे हैं, लेकिन अब्बा जी पूछेंगे हाँ पुत्र किधर से आ रहे हैं। एक सिस्टम है मेरे बच्चे वहां पे, है कोई फिक्र नहीं आपको खाने कमाने की, हाँ खाने की तो फिक्र बहुत है सर, कमाने की कोई नहीं है, लेकिन वहां पे है कुछ ना कुछ जिनको ये फिक्र है जो आपकी ये जिम्मेदारी लेके फिर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो फिक्र आपकी तरफ ट्रांसफर करेंगे वक्त के साथ साथ, है लेकिन देखेंगे आप इस काबिल हो भी नहीं, ये ना हो कि आपकी तरफ फिक्र ट्रांसफर करके फाके की तरफ चले जाए, हैं? तो उस फिक्र को आप अल्लाह करे इस काबिल हो जाए कि आपकी तरफ वो फिक्र ट्रांसफर की जा सकती है। तो ये वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरे बच्चे, और एक नेचुरली तौर पे ऑर्गेनाइज किया हुआ सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जब बिजनेस स्टार्ट करोगे वहां पे आपने अभी लोगों को इकट्ठा करना है, तो खाली लोगों को इकट्ठा करके हजूम नहीं इकट्ठा करना, एसेट्स के ढेर नहीं लगा लेना, आपने क्या करना, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ये कैमरा हमने गली में लगाया हुआ, फायदा है। सर बारिश हो रही है ना सर, वो लाइव है, वीडियो ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हो आप, नहीं बेटा। ऑर्गेनाइजेशन कहते किसको है, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्शन ऑफ पीपल। जहां पे कल्ला बंदा काम कर रहा हो ना, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, याद रखना। कल्ले बंदे की, अकेला बंदा काम कर रहा हो, एम्प्लॉय भी ना हो, आपने रेडी लगा रखी है, अकेले ही हो, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। उसी रेडी में आपने अपने साथ एक हेल्पर रख लिया है, मजे की बात, ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये याद रखना आप, ये नहीं समझना कि सर ऑर्गेनाइजेशन हम बोलते किसी बड़े इदारे है, जो बड़ा इदारा हो उसके लफ्ज बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन, नहीं नहीं। ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जहां पे कोई, जब आप उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दो, है कुछ चीजें आपस में बंदर बांट करना शुरू कर दो, उसी का नाम ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन की निशानी क्या होती है, कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं। मालिकों की बात नहीं कर रहा हूं कि कम से कम दो या दो से ज्यादा मालिक। ऑर्गेनाइजेशन की निशानी क्या होगी, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हो, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है। और मकसद क्या कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना, अच्छा मकसद तो खैर, अरे लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन का मकसद तो प्रॉफिट कमाना भी हो सकता है, प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो कि आपने कहा कि बड़े सारे लोग बारिश में फंस गए होंगे आज, चलो जाकर उनकी मदद करते हैं। आपने बाइक से निकाली और निकल पड़े लोगों की मदद करने के लिए, ताकि जो पानी में फंसे उनको सही मुकाम तक पहुंचाए। ये भी मिलकर काम कर रहे हो, एक एक्टिविटी है। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन है। देख आपने, तू तू जा, तू तू इछरे वाला इलाका देख, मैं जा रहा हूँ धर्मपुर वाले साइड पे, है मैं नहर वाले पुल पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा लोग फंसे हुए। तो मुबारक, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, लेकिन इसका मकसद प्रॉफिट बनाना, ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए है। लेकिन कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन किसको, दो या दो से ज्यादा लोग, इसका मतलब रेडी ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं। बकवास की तो है अभी मैंने। हाँ, अगर साथ एक हेल्पर रख लोगे, वो रेडी क्या बन जाएगी, इसका मतलब रेडी वाला कह सकता है कि सर मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ। और आपने एतराज देखो, कॉन्सेप्ट भी आप एतराज नहीं करना, ये नहीं कहना कि नहीं नहीं ये क्या ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऐसा ऐसा नहीं। उसके लिए तो कोई इदारा हो, मारते हो, उस पर बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हों, कोई 3 पीस वाले लोग वहां पे बैठे हो, घूमने वाली कुर्सी हो गई, तब जाके बोलेंगे ये क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, जो कलेक्शन ऑफ पीपल। और कलेक्शन ऑफ पीपल, एक बंदा कहेगा मैं कलेक्शन ऑफ पीपल हूँ, आप कहेंगे मेरे में बड़े सारे लोगों की जो खसूसियात है, तो मैं कलेक्शन ऑफ पीपल ही समझ, ऐसे ही। और वो लोग एक या एक से ज्यादा, देखो कलेक्शन ऑफ पीपल कब बन जाएगी, जब दो लोग हैं, एटलीस्ट दो लोग हैं, तो क्या हो जाएगी, कलेक्शन ऑफ पीपल हो जाएगी। और वो क्या कर रहे हो, वर्किंग टुगेदर। ये रेडी एक इधर लगी हुई है, एक इधर लगी हुई है, आप इधर थोड़े से इकट्ठे होकर तस्वीर खिंचाइए, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। नहीं नहीं मेरे बच्चे, हो क्या कर रहे हो, वर्किंग टुगेदर। काम भी ये नहीं कि खाली तस्वीर के लिए इकट्ठे हुए हैं, वैसे एक दूसरे के दुश्मन है, कंपेटिटर है एक दूसरे के। तो याद रखोगे, मिलकर काम कर रहे हो,
इन ए कोऑर्डिनेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड फंक्शन फैशन, यानी कि कोऑर्डिनेटेड वे में, भाई तूने क्या करना है और मैंने क्या करना है। मान लो कि ये सामने वो चिप्स बनाने वाला बैठा हुआ, तो चिप्स वाले को आपने कहा कि देखिए आप तेरे पास सारा दिन रश लगा रहता है, देखते हो चिप्स वाला एक बंदा उधर, आप ही इधर से ही जाते हो उसको खाने के लिए, हम बड़ा मशहूर है वो, बड़ी दूर दूर से ऑर्डर आते हैं उसको, और एक दिन में वो हजारों कमा के लेके जाते हैं, तो तकरीबन ये छोड़ने वाली बात होता ही ना, पता सर गोली मारे फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन बच्चों वैसी किस्मत भी तो चाहिए ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, कुछ लोगों की दुआएं होती हैं, आप लोग जितनी दुआएं इकट्ठी की हैं उससे खुद सोचे कि क्या कारोबार कर सकते हो अभी। ले बेटा, तो वो क्या हो, कोऑर्डिनेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड फैशन में इकट्ठे हुए, और कोऑर्डिनेटर क्या है आपस में, देखो वो रेडी वाले के साथ एक और बंदा उसने हेल्पर रख लिया, उसको कहा कि तूने डेली आलू साफ करके उसको चीरना, उसके चिप्स बनाने हैं, और मैं क्या करूंगा उन आलूओं को उनको फ्राई करके लोगों को जो भी चटनी चटनी डाल के उसको पैक करके दिया करूँ। अब स्ट्रक्चर तरीका क्या है, उसको पता कि मेरी क्या जिम्मेदारी है और इसको पता कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, तो ये क्या कर लिया आपने, कोऑर्डिनेट कर लिया आपस में, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, है राब्ता हो और आपस में डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन। देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर सीएफई की बात कर लो, यहाँ पे बड़े सारे डिपार्टमेंट, कहाँ पे डिपार्टमेंट, भाई दूसरे कॉलेज में जाओ ना, दूसरे कैंपस में जाओ, ये तो हमने क्लासेस एक्सटेंड करने के लिए कैंपस बनाया था, ये मैनेजमेंट पर्पज के लिए नहीं था, ये प्योरली क्लासेस के लिए था। हाँ अलहदा बात है क्या, वो हम खत्म करके ये साथ वाले कैंपस में आ जाएंगे, ये साथ वाली जो बिल्डिंग है इसकी रेनोवेशन शुरू हो जाएगी एक डेढ़ वीक में, तो फिर ये दोनों हम इकट्ठा कर देंगे, तो ये एक अच्छी जगह मिल जाएंगी आपको, ये साथ वाला रूम एक दो दिन के अंदर आपकी लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो जाएगा, बॉयज लाइब्रेरी में, ये बैक साइड पे है, तो ताकि आप लोग अगर बैठ के उसको वेट कर रहे हो तो कम से कम वहाँ पे बैठ के उसको पढ़ लो, तो कुछ इस तरह के मामला, क्योंकि उधर तो है लेकिन अब बच्चा उधर बैठे 5 मिनट क्लास में गैप है, अब उधर जाएगा तो 5 मिनट तो रास्ते में हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर फैशन टू अचीव वन और मोर गोल, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बगैर मकसद के नहीं बनती मेरे बच्चे, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई मकसद होता है, जैसे कि देखो अगर कोई बंदा पूछ ले कि सर ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिलकर किसी कॉमन मकसद के लिए काम कर रहे हो, तो उसके लिए लफ्ज बोलते हैं कि ये क्या है। और ये कोऑर्डिनेटर का मैं आपको मतलब समझा रहा था कि देखो इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का डिफरेंट काम है, लेकिन ये सारे लोग किस लिए काम कर रहे हैं, सीएफपी के लिए, और सीएफपी का एक मकसद है, क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, इनकी कोशिश है कि हम उस मकसद में अपना अपना हिस्सा डालें, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स चाहे लग रहा था इनके कामों की नेचर डिफरेंट है, लेकिन मकसद इनका वही है जो ऑर्गेनाइजेशन का है, तो ये मेरे बच्चे कोऑर्डिनेटेड है, आपस में चाहे डिफरेंट काम कर रहे हैं लेकिन कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि काम ही जहाँ पे डिफरेंट तरह के सारी बात है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन भी है। एडमिशन वाला ये नहीं कि एडमिशन करके फॉर्म अपने पास ही रख लेता है, वो कहता नहीं अकाउंट्स वालों को देने ही नहीं है, और अकाउंट्स वाले ये नहीं कि आगे मान लो कि जो हमारी ये जो दूसरे एडमिन वाले लोग हैं, जो आपके रोल नंबर वगैरह जो आपको ये लेक्चर शेक्चर देते हैं ऑनलाइन, हमारे डिपार्टमेंट्स व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह, वो उनको रिकॉर्ड ना दें, और अगर कॉलेज के बाकी लोग मांग लें उनसे हिसाब किताब, ये नहीं कि सर नहीं ये तो हमारी जिम्मेदारी, हमें हिसाब किताब अपने पास ही रखें, आप कौन होते हैं, तो ऐसा नहीं होता, मेरे बच्चे सारे मिलकर काम करते हैं। खैर देखिएगा कहते हैं इन जनरल एंड ऑर्गेनाइजेशन, अब जहां पे लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन बोला जाए आपके दिमाग में ये सारी बातें आनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं जो मिलकर काम कर रहे होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे भी दो या दो से ज्यादा लोग किसी कॉमन मकसद के लिए इकट्ठे हो गए, और तो हम उसके लिए लफ्ज क्या बोला करेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन है। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज ए टूल टू अरेंज इंडिविजुअल, ये करती क्या ऑर्गेनाइजेशन, ये अरेंज करती है लोगों को, आर कंबाइंड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का मतलब क्या था, मैन मनी मटेरियल मशीनें, फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, किसी खास मकसद के लिए, इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर, और सही और कारामद मकसद के लिए। अच्छा एक होती चीज एफिशिएंट, एक होता है इफेक्टिव। एफिशिएंट होता है किसी चीज का सही होना, उसको एफिशिएंट बोलते हैं। इफेक्टिव होता है कि जिस मकसद के लिए वो काम किया जा रहा हो मकसद भी पूरा हो, जैसे मान लो कि आप चाहते हो सर हम टका की तैयारी करना चाहते हैं, हम कहा कि ठीक हो गया बेटा टका की तैयारी करो, कितनी देर में कर लोगे, सर सिर्फ 5 साल, I2B पक्का तैयार हो जाएगा, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी 5 साल के बाद, आपको एक एक लफ्ज आता हो, तैयारी एफिशिएंट, इफेक्टिव नहीं है, मकसद पूरा नहीं होगा, एफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव भी हो, तो वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अच्छा लोग आपस में रहना काम कर रहे हो, देखो HR वाले अपना काम कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले अपने, अकाउंट्स वाले अपने, इनके काम आपस में मैच नहीं करते, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में बैठ के, मे नॉट अलाउड टू अचीव द रिक्वायर्ड पर्पस। अच्छा ये वैसे ये थोड़ा सा आगे
उस तरह नहीं बता रहा, ये सादी बात बता रहा है। कहता है कि अगर इंडिपेंडेंटली मे नॉट अलाउड टू अचीव द रिक्वायर्ड पर्पस, अगर बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, आपस में कोऑर्डिनेशन भी ना हो, आपस में मिलकर काम ना करें, तो फिर मकासद पूरे नहीं होंगे। अगरचे हम लोग अलग-अलग काम कर रहे हो, लेकिन आपस में क्या होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल मकसद अचीव हो। अगर बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट हो, आपस में राब्ता ही कोई नहीं है, जैसे हमारे मुल्क के डिपार्टमेंट्स हैं, फौज अपना काम कर रही है, अदलिया अपने माहौल में है, उन्होंने एक जुमे का दिन सोचा होगा पार्टीज को तकलीफ देने के लिए, अदलिया का काम इंसाफ होता है, लेकिन उन्होंने एक अलग ही अपने अपने वो रख रखे हैं, जुमे वाले दिन, लो भाई पटवारियों, नो भाई यूथियों, आज जुमे का दिन है, मजा आया फिर जुमे का दिन का, जुमा मुबारक हो, अभी शुरू हो जाएगा थोड़ी देर बाद 12 बजे, जुमा मुबारक हो। और उन्होंने भी जानबूझ के रखा होता कि ताकि ये तरह हिस्सा डालते रहे, सारे खुनस से भरे हुए बेशर्म लोग अपने अपने मकासद में लगे हुए, कौम रुल गई बेचारे, अभी देंगे लोगों को सजा देंगे, देखो हमने आपसे छीन ली वो जो जो वो सीट्स थी, जो भी वो मिलती है उनको। खैर लेवल हो गया, यहाँ के काजी मक्कार हो मेरे बच्चे, वहां पे बाकियों का जो हशर हो सकता है ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी कौम के लिए सबसे अहम चीज इंसाफ होती है, और जिस कौम में इंसाफ ही ना हो, और इंसाफ को गोली मारो चीफ ही इंसाफ ना कर रहा हो, तो बाकियों से क्या तो करोगे। और यहाँ पे 75 साल से इंसाफ नहीं हो रहा, कोई भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। अगर कोई पीटीआई का हमायती था या उसके खिलाफ था, नून लीग का हमायती, किसी ने भी इंसाफ नहीं किया। सब ने माशाल्लाह अपने अपनी वो पार्टियां जिसको कहते हैं ना, यहाँ पे जजों की भी पार्टियां हैं, लेवल नहीं हो गया है? कोई पीटीआई का है, यूथिया जज है, कोई पटवारी जज है? वो कहते हैं हम भी इंसान हैं, हम पॉलिटिकल हैं। जानवर गैर सियासी होते हैं, हम जानवर थोड़ी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एंटिटी, कोई भी इदारा हो सकता है, फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, जो भी काम करने के लिए, जैसे यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, किस मकसद की बनी, सीए करवाने के लिए कॉलेज, टू अचीव इट्स गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। डेफिनेटली कोई ना, हर हमने डिस्कस किया था चैप्टर 1 के अंदर ही, कि कोई भी एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन बगैर मकसद के नहीं बनती, और मकसद को अचीव करने के लिए फिर आगे मजीद आप गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, फिर मजीद आगे प्लान और स्ट्रेटजीज बनाते हो। इट कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज, यही हमने काम किया। ये एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है कि सबसे पहले जो काम उस ऑर्गेनाइजेशन ने करना होता है, उसको हम उसकी एक्टिविटीज की बेस पे डिवाइड कर देते हैं। और जब ये एक्टिविटीज की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स की। ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक्चुअली हमने ऑर्गेनाइजेशन को उसकी एक्टिविटीज की बेस पे डिवाइड किया। जैसे कल आपको क्या लग रहा है, जब कल इंशाल्लाह आप सीए कर लोगे या सीए फाइनलिस्ट भी हो, तो किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, क्या सारे डिपार्टमेंट्स में जाओगे? आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहे होंगे, वहां पर अकाउंट्स एंड फाइनेंस के, तो वहां पे मेरे अच्छे आप साथ वाले मार्केटिंग होंगे, सारा दिन गुल छड़े हैं, मौजे हैं, रंगीन माहौल है, और आप इधर देखोगे कौन सी तरफ है, बेचारे मोटी मोटी एनके लगी हुई है, घूमने वाली आंखें बीच में, बात कर इतनी मोटी ज्यादा हो गई, सारा दिन होता है ना, देख देख के उसको बेचारा, इसलिए कह रहे हैं ज्यादा हो गया। वापस जब नंबर बढ़ जाए उसकी बात कर बेटा, तो क्या होगा, किधर गया किधर गया, कहता इट कैन बी सीन एज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अप एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या है, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर टू इनेबल ए सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन, कि 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में कोऑपरेट करके किसी मकसद को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सके। कहता कि ये रीड करने के लिए बस अच्छे तरीके से इसको रीड कीजिएगा, बस हर लाइन के मतलब का पता होना चाहिए। मैं बार बार पहले दिन बता रहा हूँ, पेपर पास हो जाएगा, हर लाइन का पता हो, नहीं पता तो मेरे बच्चे पूछ लिया करें। These activities would collectively lead to the completion of common goal, और ये एक्टिविटीज जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन इन सारे डिपार्टमेंट्स का एक कॉमन गोल है, और वो कॉमन गोल कौन सा है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है। और हर ऑर्गेनाइजेशन बगैर मकसद के, मिशन के नहीं बनती। एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटिटी ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल ग्रुप, कहता है कि वंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कम टुगेदर टू वर्क टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल दैट फॉर्म देम। अच्छा, कई ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि लोगों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है डिपेंड करता है उसमें काम करने वाले लोगों के ऊपर। लोग कैसे हैं, लोग बात कर, आपको पता है कि कुछ ऐसे इलाके के लोग रख लिए जो बड़े लड़ाके हैं, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे लड़ाई झगड़े ही होंगे। क्योंकि ऐसे इलाके के लोग रख लिए आपने जो बड़े ही, मान लो कि मेहमान नवाज, उन्होंने काम नहीं करना, सारा दिन मेहमान नवाजी करनी। तो कहने का मतलब डिपेंड करेगा, जिस तरह के लोग उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। जाओ पंजाब यूनिवर्सिटी में साथ में, वहां पे रंग बिरंगे लोग
रंग बिरंगी तंजीमें हैं, हर बंदा अपनी अपनी कोई, वहाँ पे पंजाबियों का मुहाफिज है, वहाँ पे कोई पठानों का मुहाफिज है, वहाँ पे सराइकियों का मुहाफिज है, जितने लोग उसी तरह का वैरायटी है वहाँ। अब में भी है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की चीजें अलाउ नहीं होती, करके देखो जरा। फिर कल कोई बता हुआ जमीयत वाला हूँ, तेरी ऐसे की तैसे, तो जमीयत वाला, जमीयत यहाँ पे कहाँ पे आज, नहीं बेटा। कह रहा कि वंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड कम टू वर्क टुगेदर, ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल दैट फॉर्म देम। यानी कि जिन लोगों से वो ऑर्गेनाइजेशन बनी है, वो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए तो बाहर के मुल्कों के लोग आप लोगों को रखते नहीं नौकरी पे, क्योंकि आप फिर उनको क्या करते हो, इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि आपका असर होगा उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए आपको रखते ही नहीं। अगर दुबई में भी देखो, हालांकि वो नाम के मुसलमान हैं दुबई वाले, सऊदीया वाले, लेकिन मेरे बच्चे वो दो ज्यादातर जो रखते हैं वो फिलिपाइनी को, या ये जो ज्यादातर इंडियंस हैं, उसके बाद बंगाली है, उसके बाद बाकी माल, आखिर पे हमारी बारी आती है, क्योंकि पाकिस्तानी वहां पे भी छुरे लेके फिर रहे होते हैं, बस खाड़ दो है, कमा लो इस बंदे से एक ही दफा, इस बंदे ने दोबारा नहीं मिलना है। लेकिन बाकी लोग मेरे बच्चे, उनको पता होता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके कमाओ है। ये इनको लग रहा होता है कि इसने एक ही दफा मुझसे काम करवाना, दोबारा नहीं करवाना, इसे एक ही दफा सारे पैसे निकलवा लो है, जायदाद इसकी अपने नाम पे करवा लो है। एक बंदे को बुला लो आगे से, उसको कहे कि सर एसी सही कर दो, तो बदले में क्या है, वो देखेगा इधर उधर घुमा के, ये घर मुझे मिल सकता है, यहाँ तक सोच रहा हूँ। जब आप लोग सीएसबी में आए थे, उन्होंने कहा था सर 35,000 दे दो, 40,000 दे दो, आपने, आपको यकीन ही नहीं आया, उन्होंने इतने कम क्यों मांगे, लगता है इन्होंने पढ़ाने नहीं, ये 2 नंबरी करेंगे हमारे साथ। नहीं महसूस हो नहीं सर, ये भी आप ज्यादा ले रहे हो, ये भी पाकिस्तानी सोच है। इतना करने के बाद भी किसी को देना भी नहीं, और थोड़ा सा करने के टका गया होता है ना, वो सिंगर सुंगर होते हैं शादी ब्याह में, पैसे में दबा रखा होता है आप लोगों ने, और वहां से वो इतना पैसा लौटा के जब घर जाएगा, और घर में पैसों की वजह से लड़ाई हो रही है कि घर में पैसे नहीं है, और वहां पे उस सिंगर के ऊपर उसने फेंक फेंक के सिंगर को पैसों में दबा दिया। ऐसा होता है ना, पाकिस्तानी हो आप लोगों के दर्शन ही बड़े हैं, लेवल हो गया बेशर्मी का। कहते 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 देयर पर्सनैलिटी, जहाँ पे जिस तरह के लोग काम कर रहे होंगे, उनकी पर्सनैलिटीज, जैसे आप लोगों की पर्सनैलिटीज है कितनी अट्रैक्टिव है, ये बड़ा मैटर करती है। अच्छा, तो पर्सनैलिटी मेरे बच्चे, आप लोगों का, जो आप लोगों का, चले खैर ये एक पूरा टॉपिक होता है, जिसको कहते हैं साइकोलॉजी का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है, गोली मारो फिर कभी से। साइकोलॉजी, आपकी एटीट्यूड्स, आपकी परसेप्शन, परसेप्शन कहते हैं सोच को, यानी कि आपकी परसेप्शन क्या है, आपकी सोच क्या है, सोचते कहते हैं। देखो किसी भी इंसान के वही अमाल होते हैं, वो उसी तरह करता नजर आएगा जिस तरह उसकी सोच होती है। अगर आपकी सोच, इसीलिए तो कहते हैं पॉजिटिव सोचा का, परसेप्शन आपकी अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप लोगों के अमाल भी अच्छे हो। तो इसलिए मेरे बच्चे परसेप्शन का बड़ा अहम रोल होता है, यानी कि आप किसी के बारे में क्या सोचते हो, और आपका बिहेवियर, जो लोग, अच्छा एटीट्यूड वो होता है जो चीज आपके दिमाग में, बिहेवियर वो होता है जो वो करता हुआ नजर आ रहा हुआ। एक होती है चीज हमारे दिमाग में, और जो दिमाग में हम सोचते हैं वही हमारी बॉडी लैंग्वेज से आपको नजर आता है। जो बॉडी लैंग्वेज से नजर आ रहा हो वो बिहेवियर हो। इस बॉडी लैंग्वेज में किसी ने आपको गाली नहीं खानी समझाने के लिए बात, ये उसका बिहेवियर है। लेकिन इसके पीछे जो दिमाग ने सोचा वो उसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड नजर नहीं आता, तो होता है ना बात कर, हम बकवास करते हैं, तू एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखाने वाली चीज होती ही नहीं, एटीट्यूड दिखता नहीं, ये दिमाग में। लेकिन दिखता क्या है, बिहेवियर। तो ऐसा करो, तू बिहेवियर दिखा रहा है, हाँ फिर सही। ध्यान रखो कि आज के बाद एटीट्यूड नहीं बोलना, क्या बोलना है, बिहेवियर, क्योंकि एटीट्यूड नजर नहीं आता। ये उस एक्शन की वजह जो होती है वो एटीट्यूड होती है। जैसे आपने अपने दोस्त को मजाक किया, उसने टका के चपेट मारी, ये बिहेवियर है। लेकिन जो उसने सोचा दिमाग के अंदर, ये उसका एटीट्यूड। उसने कहा कि बहुत दफा मजाक कर दिया था, अब मसीह से। एंड एक्सपेक्टेशन, और लोगों की तवक्कुआत। अब देखो, यानी कि क्या कुछ होगा इसमें, कैसे लोग, जो डिफरेंट तरह के लोग ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या कुछ होगा उसमें, उन लोगों की पर्सनैलिटीज, एटीट्यूड, परसेप्शन, कैसे सोचते हैं वो, उन लोगों का बिहेवियर जो नजर आ रहा हो, एंड एक्सपेक्टेशन, उन लोगों की तवक्कुआत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन को बड़े पैमाने पर इफेक्ट करती है, इस तरह की चीज। इसलिए तो इंटरव्यू के अंदर इतना लंबे चौड़े इंटरव्यू किए जाते हैं आप लोग, 2-3 इंटरव्यूज होते हैं, फिर पैनल इंटरव्यूज होते हैं। वहां पे देखा जा रहा था, उसके ऐसे सवाल किए जाते हैं जहां से पता चले इन्हीं चीजों के बारे में, इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है, कैसा एटीट्यूड है, परसेप्शन, बिहेवियर्स है, इसकी तवक्कुआत क्या है, क्या क्या सोचते हो, क्या देखते हो आप, हमें क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप।
एक्सपेक्टेशंस आपसे पूछ रहे हैं, मैं तबाही फेर दूंगा, देखना यहाँ पे आप लोगों को अमीर करके जाऊंगा मैं, वो कहना लेवल अच्छी है सोच। लेकिन बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी कैसी हो सकती है, अकेला मालिक, एक से ज्यादा मालिक, या कंपनी। यानी कि कंपनी हो सकती है या पार्टनरशिप हो सकती है या सोल ट्रेडर। कहते हैं मैंने एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश बिजनेस, एंटरप्रेन्योर कौन था याद है, जो रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, ऐसे ही ना, जो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। कहते हैं कि दे मस्ट डिसाइड ऑन द फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। फिर वो डिसाइड करते हैं जो एंटरप्रेन्योर है कि बिजनेस का मालिक कौन हो, मैं अकेला होऊंगा, मेरे साथ कुछ और भी होंगे, या मैं कंपनी बनाऊं इसको। कहते हैं कि देर आर 3 बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप। अगर मलकियत के लिहाज से देखें तो 3 तरह के बिजनेस हो सकते हैं, एक सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटर, या इसको एंटरप्रेन्योर कह दो, सोल ट्रेडर कह दो, सोल प्रोप्राइटर कह दो, एक ही बात है। या पार्टनरशिप हो सकती है या कॉर्पोरेशन आर द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, एक ही बात होती है। चाहे उसको कॉर्पोरेशन बोल दो, चाहे आप उसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोल दो। ये लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे बस 1-2 दिन में, ये एक एक को हमने पढ़ना है। पार्टनरशिप पढ़ेंगे, उसके फायदे नुकसान पढ़ेंगे, फिर कंपनी पढ़ेंगे, उसके फायदे नुकसान, इंडिविजुअल के फायदे नुकसान, तो आपको सारा पता चल जाएगा कि कंपनी ये होती क्या है। कहते हैं फॉर्म दैट इज चूजन कैन अफेक्ट द ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्क एंड वैल्यू ऑफ द फॉर्म। इनमें से फिर जो कारोबार लेकर चलोगे उससे मेरे बच्चे उस बिजनेस की ग्रोथ भी इफेक्ट होगी। जैसे सोल ट्रेडर एक हद तक ग्रो कर सकता है, उससे ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता बाय नेचर। एक बंदे का कारोबार एक हद तक ही ग्रो होता है, उससे ज्यादा ग्रो ही नहीं हो सकता। इसी तरह अगर उस बिजनेस को मजीद ग्रो करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या कर लो, उसको पार्टनरशिप थोड़ा सा और ग्रो कर लेगा। और अगर उसको मजीद ग्रो कराना चाहते हो तो क्या कर लो, कंपनी बना। और हर बिजनेस में रिस्क भी डिफरेंट हो, प्रॉफिटेबिलिटी के मामला भी डिफरेंट होंगे। कहीं पे कोई एक ही बंदा प्रॉफिट सारा उठा के लेके जा रहा होगा, कहीं पे प्रॉफिट आपस में डिवाइड हो रहा होगा, है तो, या कहीं पे रिस्क कम होगा, ज्यादा होगा। और वैल्यू ऑफ द फॉर्म, ये मेरे बच्चे स्पेस पे, यानी कि उसकी वैल्यू मतलब वैल्यू होती है मेरे बच्चे, उस बिजनेस की वैल्यू। द बेसिक डिजाइन फीचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि आपने किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करनी है, डिपेंड करता है कि वो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, और उसका एनवायरनमेंट इट ऑपरेट इट एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का डिजाइन करोगे डिपेंड करेगा कौन सा कारोबार करने जा रहे हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में करने जा रहे हो, और किस तरह का काम करना है आपको। यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बना के किस तरह का काम करना है और किस तरह के एनवायरनमेंट में करना है, ये चीजें इस पर डिपेंड कर रही थी। एनवायरनमेंट होता है ना, ये हमारे इर्द गिर्द जो भी है यहाँ पर सारा एनवायरनमेंट है, देखेंगे इसको, ये सारी चीजें आ जाएंगी मेरे अच्छे आगे। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स टू फॉलो टू फॉर्म ए बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपका मन कर रहा है कि हमने बैंक बनाना है तो मेरे बच्चे बैंक इतनी आसानी से नहीं बनते। अगर आपका मन कर रहा है कि हमें पेट्रोल पंप लगाना है, पेट्रोल पंप इतनी आसानी से नहीं लगते। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है ट्यूशन सेंटर खोलना है तो एक फट्टे पे लगवाओ, बाहर लगा दो ट्यूशन सेंटर मुबारक, लेके लगाना है ना बाहर ट्यूशन सेंटर, इट्स ओके। कहीं पे जाके लाइसेंस लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन पेट्रोल पंप खोलना हो, हाँ ये ना हो कि आपकी जमीन सड़क के पास हो, उसके ऊपर एक फटा लगा दो पेट्रोल पंप और वहां पे पेट्रोल रखे बैठे, तो मेरे बच्चे आ जाएंगे वहां पे, आपको उठा के लेके चले जाएंगे। कहता है कि ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज फीचर। अब यहीं से पता चल जाएगा हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो उसको दूसरे से मुख्तलिफ करते हैं। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात करने लगे, अभी हम एक एक नहीं डिस्कस करने लगे। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चे देखिएगा, भाई एसी होते चला दो भाई, बेशर्मो। सर कोई जो काम करता ना वो चला दे प्लीज। नहीं ये चला दिया और चल रहा है, नहीं वो ठंड लग रही थी उस वक्त इन बच्चों को। अपना अपना सोच रहे हैं सर जी, उस्ताद गर्मी के वजह पहुंच जब मर्जी खलोता हो तो उस्ताद सीएफी था, सीएफी का सोच रहे थे ले बड़ा। लो बेटा, ये देखिएगा अहम चीजें शुरू हो गई याद करने वाली। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम किन बेसिस पे उनको वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मकसद के लिहाज से भी डिफरेंशिएट हो सकती है, मकसद की बेस पे भी डिफरेंशिएट हो सकती है। मकसद की बेस पे कैसे, जैसे
कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। अगर हम बात करें शौकत खानम की, उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं। ईदी वालों की बात करें, इसी तरह बथेरे हैं, जेडीसी है, छिपा है, बथेरे इदारे हैं, इवन नन सीएफई, इन लोगों का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं। सर आपका तो मकसद है, हम आपको कमाने नहीं दे रहे, आपका तो है, हमें पता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो मेरे बच्चे, जिनका मकसद ही क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। कहता है कि दे हैव डिफरेंट पर्पसेस, पर्पस की बेस पे भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कहता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट, जहां पे लफ्ज बिजनेस आ जाए ना, मकसद ही प्रॉफिट कमाना हो। और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू प्रोवाइड ए बेनिफिट टू द पब्लिक। और पब्लिक सेक्टर देखो, एक होती है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता पब्लिक सेक्टर से। जो लफ्ज आ जाए ना पब्लिक सेक्टर, इसका मतलब हमेशा होता है गवर्नमेंट का इदारा। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का इदारा। पब्लिक कंपनी का मतलब कोई नहीं होता कि गवर्नमेंट का इदारा है, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वो कंपनी की टाइप्स होती है, प्राइवेट कंपनी, मान लो कि पब्लिक कंपनी, ये कंपनीज की टाइप्स होती है। इनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना हो सकता है, गवर्नमेंट का हो, लेकिन अगर वही कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट की बन जाए तो उसी का नाम क्या बन जाएगा, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो पब्लिक सेक्टर का लफ्ज हमेशा क्या होता है, जहां पे ये लफ्ज आ रहा है, सेकंड थॉट नहीं आनी चाहिए, बस ये दिमाग में रख लीजिएगा ये गवर्नमेंट का इदारा है। तो गवर्नमेंट का इदारा क्या मकसद, मुझे बताओ, प्रॉफिट कमाना होता है? नहीं, वो तो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। इतने सारे आप पर टैक्स लगाए, आपको इतने बेनिफिट भी तो दिए। देखो शबाज शरीफ बेचारा चुबुर्जी पे बैठा होता है, मरियम नवाज बेचारी कि उसके पास खाने के लिए, मेकअप के लिए पैसे तक नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों का देखो कितना ख्याल रखती है, दिन रात लगा हुआ है सिर्फ उनके पीछे। देखो इतनी बड़ी वजीर आला है, सिर्फ 60-70 गाड़ियां पीछे होती, क्योंकि कम से कम 200-400 तो हो, इतना तो प्रोटोकॉल बनता है इतने अमीर मुल्क, लेकिन 60-70 गाड़ियां सिर्फ है। उन 60-70 गाड़ियों में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज्यादा से ज्यादा कोई 40 लाख का, 50 लाख का पेट्रोल जल देता होगा, इतनी बड़ी वजीर आला, इतना तो हक बनता है उनका। तो देखो लेकिन हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हाँ, सुबह जब उठते हैं नाश्ता तैयार करके दे के जा रही है गवर्नमेंट, ऐसे ही है ना। हाँ, नीचे पाँव रखो तो कोई कहता है दूध की नहर पे पहुंच जा रहा है, सॉरी, मौजें लगी मेरे बच्चे हमारे। ये अल्लाह ताला ने आपके लिए खास रहमत है, ये जरदारी नवाज है, जन्नती लोग हैं, जन्नती। दुआएं किया करो मेरे बच्चे इनके लिए, और हाफिज साहब को लाजमी दुआ में याद रखा करो, ये उन्हीं की मेहरबानी है मेरे बच्चे। चले यार वापस आओ, मेरा ख्याल है फिलहाल दूध की नहर बंद करो है। हाँ तो मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं तो उनका वो कर रहा हूँ। कल देखो रिजल्ट आया मैट्रिक का, कल या परसों है, एक एक टॉपर था बेचारा, उसको कागज पे लिखकर दे रखा है मरीम नवाज की तारीफ में। उसको क्या पता ये खातून कौन है, उसको कागज पे लिखकर देखा वजीर आला साहबा जो भी है, आप पंजाब में बहुत, बेचारा जिस तरह पढ़ रहा है आप देख के पढ़ रहा है उसको कि आप पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हमें आपके काम बहुत पसंद हैं। वो लेवल नहीं हो गया, इतनी तारीफ है? तो मेरे बच्चे इसलिए है। खैर वापस आओ, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, नवाज शरीफ की जरदारी की कंपनी है, और एग्जिस्ट टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द पब्लिक सच एज गुड गवर्नमेंट और की सर्विसेज, सच एज आपको हेल्थ की सर्विसेज फ्री है, आपकी एजुकेशन फ्री है, आपको पुलिस फोर्स फ्री में सर्विस देती है, आपकी फौज आपके लिए दिन रात एक कर रही है, कुर्बानियां दे रही है, एंड सो ऑन। ये खत्म ही नहीं हो सकता मेरे बच्चे, बात एक ही। बेटा उसके बाद देखिएगा, अच्छा नहीं सीरियस मेरे बच्चे, पर्पस के लिहाज से भी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होंगी, और जिन ऑर्गेनाइजेशन का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं वो डिफरेंट होंगे। इसी तरह मेरे बच्चे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकती हैं ऑनरशिप की बेस पे, मल्कियत के लिहाज से डिफरेंट हो सकती हैं। वो कैसे, कहता है कि दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑनर, जैसे कंपनीज आर ओन्ड बाय देयर शेयर होल्डर, वेयर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जनरल पब्लिक। मजे की बात पता क्या है, जितने पब्लिक सेक्टर इदारे हैं उनके मालिक हम हैं, ये कंगाल लोग उसके मालिक हैं। गवर्नमेंट तो सिर्फ हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, हमने अपॉइंट किया, ये हमारे इदारे को चला हुआ हमारे भले के लिए। हमें क्या पता था बेचारे, उनकी अपनी बड़ी मजबूरियां हैं, उन्होंने अपने भले के लिए चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग हमारे पैसे पे चलते हैं, हम लोगों को बेनिफिट देने के लिए वो इदारे होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों के सुपुर्द किए वो इंतहाई बेशर्म, उनको शर्म ही नहीं। और कोऑपरेटिव्स आर ओन्ड बाय मेंबर्स। अच्छा कोऑपरेटिव्स क्या होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनी हो, उसके लफ्ज बोलते हैं कोऑपरेटिव।
कोऑपरेटिव्स क्या होती है? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के लिए काम नहीं करती, वो जो उस कोऑपरेटिव का मेंबर बन जाता है सिर्फ उसके लिए काम करती है। जैसे वो मोहल्ले में कमेटी होती है, होती है ना कमेटी, मुझे बताओ वो पूरे मोहल्ले को पैसे बांटते हैं कमेटी को, सिर्फ उसी एग्जाम्पल है, ये नहीं कि जाकर उसको कहना ले भाई आपने कमेटी डालो, मैं भी कोऑपरेटिव का मेंबर हूँ। मतलब समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको। कोऑपरेटिव्स क्या होती है? जो अपने ही मेंबर्स के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। देखो वहां पे कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो कमेटी वाले उन्हीं को पैसे देते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं देते। ये यहाँ सिर्फ समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह अगर आपने देखा हो हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो क्या करती है, एक एक मोहल्ले की अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो सिर्फ अपने मोहल्ले की, अपने वहां पे जो भी मसले मसाइल हो उसको रिजॉल्व करती है। साथ वाले मोहल्ले में जो मर्जी हो उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कोऑपरेटिव्स ऐसी होती हैं जो अपने मेंबर्स के बेनिफिट, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट कहां से शुरू होता था? आपको पता है कि गांव के अंदर कुछ छोटे किसान भी होते हैं और उनके पास मशीनरी नहीं होती खेतों में हल चलाने के लिए। तो ऐसे में जो छोटे छोटे किसान की मिलके ना, वो पैसे इकट्ठे करके ट्रैक्टर इस तरह की चीजें बना लेते हैं। तो उसके बाद जिस किसान को जरूरत पड़ती थी वो किसान लेके जाकर उस ट्रैक्टर को अपने खेतों में यूज कर लेता। तो समझो, लेकिन बाकी लोगों के लिए नहीं, सिर्फ वही जिन लोगों ने आपस में मिलकर पैसे इकट्ठे करके वो कोऑपरेटिव बनाई। तो ये मेरे बच्चे कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट होता है। और जैसे मान लो आप लोग दूर दराज से आते हैं, अलग अलग आ रहे हो, तो आपने सोचा कि यार मिलके कन्वेंस फी देता हूँ पैसे इकट्ठे करके, और हम लोग क्या करेंगे उसमें आए जाएंगे। तो इस मकसद के लिए आपने भी क्या बना लिया? कोऑपरेटिव बना ली। तो कोऑपरेटिव्स भी हो सकती हैं। कोऑपरेटिव के मालिक कौन होते हैं? उसके मेंबर्स। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के मालिक कौन होते हैं? गवर्नमेंट। और जो इसके अलावा मेरे बच्चे कंपनीज के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। और पार्टनरशिप के मालिक कौन होते हैं? पार्टनर्स। और इंडिविजुअल कोई कारोबार हो किसी का, उसके मालिक कौन होता है? एंटरप्रेन्योर, ओनरशिप। इसी तरह फंडिंग के लिहाज से भी मेरे बच्चे डिफरेंट वो हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन। अब फंडिंग के लिहाज से कैसे? कहते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन को कहीं और से कुछ कुछ जगहों पे मालिक पैसा दे रहे होते हैं, कुछ जगहों पे पब्लिक पैसा दे रही होती है, कुछ जगहों पे शेयर होल्डर पैसा दे रहे होंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होंगी जो हमारी खैरात पे चलती है, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे टैक्स पे चलती है। तो मेरे बच्चे इस तरह फंडिंग के लिहाज से अब जस्ट देखिएगा, कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन द फंड दे नीड टू ऑपरेट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज। स्टॉक मार्केट कंपनी फॉर एग्जांपल ऑब्टेन इट्स लॉन्ग टर्म फंड। ये मेरे बच्चे ये थोड़ी सी जब हम ये कंपनी को पढ़ेंगे ना एक दो दिन के बाद, या चैप्टर 4 के अंदर, वहां पे जाके आपको सही से वो पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसको यहीं पे समझो। नहीं मैडम, अल्फाजों में गौर कीजिएगा। ये एक कंपनी है, इस कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ती है ना मेरे बच्चे, इसको फंड चाहिए हो, इसके पास दो तरीके होते हैं, या तो उधार ले ले या शेयर इश्यू करके पैसा इकट्ठा कर ले। वो लोन ही होता है मेरे बच्चे, डिबेंचर कह लो या लोन कर लो, एक ही बात है। अच्छा देखिएगा, तो या तो शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा कर ले या लोन ले ले। तो शेयर्स कैसे होते हैं मेरे बच्चे? याद है हमने डिस्कस किया था, एक कंपनी को हकीकत में आपने हिस्सों में डिवाइड किया होता है और हर हिस्से की एक वैल्यू होती है। अगर एक कंपनी के 1 अरब शेयर हैं, एक्चुअली आपने उस कंपनी को 1 अरब हिस्सों में डिवाइड किया है और हर हिस्से की एक वैल्यू है। तो जो बंदा, फिर हम कहते हैं हर बंदे को कहते हैं अपनी औकात के लिहाज से आप हिस्सा खरीदिए। तो जो जितने हिस्से खरीदता है, जैसे मान लो कि कोई मिस्टर ए आया, उसने इस कंपनी के 100 शेयर खरीद लिए और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो उसने इस कंपनी को 1000 रुपया दे दिए। तो और 10 हिस्से खरीद लिए। अगर 1 लाख हिस्से थे, उसमें से 10 हिस्से किसके आ गए? मिस्टर ए के। और ये 10 हिस्से जब खरीदेगा, इसको हम कागज के टुकड़े दे देंगे 10, ले भैया तूने 10 हिस्से खरीद लिए और बदले में हमें क्या मिल जाएगा? 1000 रुपया मिल जाएगा, जिससे हम कंपनी चलाएंगे। एक होता है लोन। अच्छा, लोन के भी आगे एक होता है जाके बैंक से लोन ले लो, इट्स ओके। लेकिन बात का पता क्या है, अब ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, इसको दोबारा हम रिपीट करेंगे। इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ डिबेंचर के बारे में, कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। शायद आपको पहले भी पता हो क्या होते हैं डिबेंचर्स। किसने बताया? अच्छा, ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? अच्छा, चलो वापस आओ, फिर एक दफा फिर थोड़ा ले बेटा, अज्यूम कर लो हमें चाहिए 1000 रुपये का लोन। बैंक के पास गए, उसने मेरे बच्चे हमें ऐसे इनकार किया जैसे फूफो इनकार करती है, तो बैंक ने तो हमें पैसे नहीं दिए। अब दूसरा ऑप्शन था कि हम लोगों से जाके उधार ले लेते हैं 1000 रुपये। लोग देखे तो पाकिस्तानी थे बेचारे गरीब, किसी के पास 5 रुपए हैं, किसी के पास 10 रुपए हैं, किसी के पास 20 रुपए हैं, लेकिन हम चाहते ये भी हमें उधार के तौर पर दें। हमने क्या किया, हमने एक कागज के टुकड़े बनाने शुरू कर दिए और कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा 10 रुपए का कागज, लिखा 2 साल के लिए, लिखा
10% इंटरेस्ट, ये कागज का टुकड़ा बना के हमने रख दिया ऐसे ही। और फिर लोगों को कहा कि आओ लोगों हमसे ये कागज के टुकड़े खरीद लो। लोगों ने कहा कि हमें मिलेगा क्या? हमने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, आपको 10% इंटरेस्ट पे करेंगे और 2 साल बाद आपका पैसा भी वापस कर देंगे, हर साल 10% इंटरेस्ट। तो लोग क्या करेंगे, हमें आगे पैसे दे देंगे। मान लो कि इस तरह के हमें 1000 रुपया चाहिए था, इस 10-10 रुपए के कितने टुकड़े बनाते? 100 टुकड़े बनाए, किसी ने 2 खरीद लिए, किसी ने 3 खरीद लिए, और हमें हमारे पास अब पैसे आ गए। लेकिन ये जो लोग हमसे खरीद रहे हैं ये टुकड़े, क्या वो हमारी कंपनी के मालिक हैं? मालिकों को डिविडेंड दिया जाता है मेरे बच्चे, प्रॉफिट का हिस्सा। इनको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देना, इनको अपने इंटरेस्ट पे करना है, और इंटरेस्ट सिर्फ क्रेडिटर्स को पे किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग जो ये कागज के टुकड़े हमसे ले लें, मतलब होगा तो कागज ही ना, समझ लो कोई काम है चाहे कुछ भी है, जिसने ये ले लिया तो वो हमें पैसे दे देगा, और बदले में हमने ये कागज का टुकड़ा उठा के उसको दे दिया। ऐसे लोगों को कहते हैं मेरे बच्चे डिबेंचर होल्डर, और ये हमारा क्या कहलाता है? डिबेंचर, यानी कि लोगों से उधार लेने का तरीकाकार। और ये एक्चुअली एक टाइप ऑफ सिक्योरिटी। ये डिबेंचर कागज का टुकड़ा हमने, देखो आप लोगों ने आगे दिया, सर मैं भी ये उधार दे रहा हूं आपको 10 रुपए, मैंने लेकर जेब में रख, सर कुछ मुझे भी तो सिक्योरिटी तो दे, मैंने आपको 10 रुपए उधार दी है, कल भूल ही ना जाए आप। मैं को हो भूल गया, मैंने क्या किया, एक कागज दिया, उसके ऊपर लिख दिया आपसे 10 रुपए वसूल, 10% इंटरेस्ट और 2 साल तक। मैंने कागज पे लिख के दे दिया। जो ये कागज का टुकड़ा आप जाते हो लोगों को दिखा सकते हो, ये देखो मेरे पास डिबेंचर, इसको क्या बोलते हैं? ये डिबेंचर, लोन लेने का एक तरीका है। अब मेरे बच्चे इसको जरा लाइनों को पढ़िएगा। फंडिंग कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन द फंड दे नीड टू ऑपरेट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेस। ए स्टॉक मार्केट कंपनी, स्टॉक मार्केट कंपनी कौन सी होती है? ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज, लफज अभी मैं बोलूंगा सिक्योरिटीज, जब बड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा। सिक्योरिटीज में हर सिक्योरिटी आ जाती है। कंपनी ने किसी भी तरीके से लोगों से पैसा लिया हो, और बदले में जिस कागज पर भी उन्होंने लिखकर दिया हो कि आपसे पैसा वसूल हो गया, उसके लिए लफज क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी। मुझे बताओ, जब आप लोगों से शेयर लेते हो, क्या बदले में किसी कागज पे लिख के देते हो कि आपसे हमें पैसे आ गए, और ये कागज का टुकड़ा पकड़ो इस बात की एविडेंस कि आपने हमारी कंपनी के शेयर खरीदे हैं? शेयर सर्टिफिकेट देते हो उनको? जब डिबेंचर इशू करते हो, लोगों से पैसा लिया, क्या डिबेंचर दिया आपने? ये सब सिक्योरिटी लफज बोलते हैं इसके लिए। सादा लफ्ज में सिक्योरिटी होती क्या है? लोगों से पैसा लेके बदले में जो एविडेंस देते हैं उनको कि आपने हमें पैसा दिया, उसके लफ्ज क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी। तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रेड होती है, और सब कंपनीज की नहीं होती। वही कंपनी की सिक्योरिटीज ट्रेड होंगी, डिबेंचर भी ट्रेड होते हैं, वहां पे बॉन्ड्स भी ट्रेड होते हैं, वो भी डिबेंचर ही होता है मेरे बच्चे, और वहां पे शेयर्स भी ट्रेड होते हैं। तो उन्हीं कंपनीज की ट्रेड होते हैं वहां पे स्टॉक एक्सचेंज पे। कल आपका भी मन करेगा ना, आप कंपनी मोहल्ले में बना के, और मेरे शेयर भी वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होंगे, मेरे बच्चे चपेड़े पड़ेंगे वहां। पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी उस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ेगा। उसकी एक लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है। जब आपकी और लिस्टेड कंपनी, जो भी लफ्ज बोला जाए, एक बड़ी कंपनी होती है, बड़ा इदारा होता है बाय डिफॉल्ट है। इसलिए तो जब आप कल बड़े होंगे आप कहेंगे मैं ऐसी फर्म में जाऊंगा जिसके पास लिस्टेड क्लाइंट हो, ये सीनियर बैठे हुए आगे हैं, ये बेचारे एक तो माशाल्लाह कैफ क्वालिफाई करके आर्टिकल ढूंढ रहे हैं, और ढूंढ रहे हैं अच्छी फर्म, अच्छी, वो तो कहते हैं कोई मसला नहीं है? सर अच्छी फर्म में जाना है, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छी फर्म उनको मिल जाएगी बड़ी जल्दी, है क्यों इमरान? एक अच्छी फर्म के लिए तैयार हो रहे हैं, बस आखिरी टर्म दे रहे हैं। क्यों फिर? हाँ हाँ, अच्छी फर्म से याद है, बात क्या कर रहे थे कि किस फर्म में जाना है? जिसके पास लिस्टेड क्लाइंट। और लिस्टेड क्लाइंट कौन से होते हैं? ऐसी कंपनी हो उनके पास ऑडिट के लिए या टैक्स के लिए जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड है। और हर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं होते, किसके होते हैं? जो प्रॉपर जाके लिस्ट होती है वहां। खैर देखेंगे आगे जाके ये कंपनी की टाइप्स में। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक मार्केट कंपनी, स्टॉक मेरे बच्चे सिक्योरिटी को कहते हैं, ये याद रखिए, स्टॉक किसको बोलते हैं? सिक्योरिटीज को स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑब्टेन इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ इन्वेस्टिंग प्रॉफिट, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस इशूइंग न्यू, यानी कि वो कैसे पैसा इकट्ठा करते हैं। एक तो उन्होंने क्या किया होता कि याद है वो जब प्रेसिडेंट साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम एडमिन तौर पे लॉस में जा रहे हैं खर्चों के लिहाज से, लेकिन हमने क्या किया हुआ, डिफरेंट जगहों पे अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ। वो इन्वेस्टमेंट से जो हमें पैसा आ रहा है ना, वो हमें अजाफी पैसा है जिससे हम अपने मामला को चला रहे हैं, जो खर्चे कहते हैं। तो वो इसी तरह कंपनीज क्या करते हैं, जो अजाफी पैसा होता है उसको इन्वेस्ट करके रखते हैं डिफरेंट जगहों पे, और उस इन्वेस्टमेंट से वो कमा रही होती है। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, खैर यहीं से शुरू करेंगे।